सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और आकांक्षा आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संगीता जी आपको और सभी सखियों को आकांक्षा का नमस्कार। तो क्या हाल है? बिल्कुल ये प्रश्न मैं आपने उत्तर दे दिया। हालांकि मैं कहने वाली थी कि ये प्रश्न मैं नहीं पूछूंगी। ये एक टिपिकल सा सवाल है, क्या हाल है? मुझे पता है हाल अच्छे हैं, आप दिख रही हैं सामने, और हमारी जो सखियां हमें सुन रही हैं वो भी स्वस्थ होंगी, सानंद होंगी। और चूंकि इस समय ये जो कोरोना काल चल रहा है जी, हम अपने सेहत को लेकर जागरूक हुए हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पॉजिटिवली हुआ है। जी, पर्यावरण पर भी इसका बहुत असर है जी, देखने को मिला। और बच्चों की बातें करें, स्कूल की बातें करें, आजकल तो देखा तो ये जा रहा है कि बहुत कुछ दिनों से स्कूल खुल भी गए हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड भी हैं। नहीं, बहुत उनके मन में है कि भाई ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे इनसे हाँ थोड़ी सी राहत मिलेगी जी, थोड़ी सी राहत मिलेगी और फिर टीचरें सामने रहेंगी, अच्छी अच्छी पढ़ाई होगी, तो ऐसे कुछ सपने हमारे बच्चों के होंगे। बिल्कुल, हालांकि हर राज्यों में नहीं, कुछ जगहों पर स्कूल खुले हैं, कुछ जगहों पर अभी भी इस बारे में विचार चल रहा है। और खासकर जो थोड़े छोटे बच्चे हैं उनके लिए नहीं, थोड़े जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उन्होंने कहीं कहीं स्कूल आना शुरू कर दिया है। और जैसे हम कोरोना महामारी की जो बात कर रहे थे, जो उसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर जितना पड़ा था, साथ ही जो छोटे उद्योग धंधे थे, छोटे क्या बड़े भी उससे प्रभावित हुए हैं। जो आम जनजीवन था वो काफ़ी प्रभावित हुआ, यातायात कह लीजिए, संचार व्यवस्था कह लीजिए, सब कुछ सामान्य रूप से फिर से बहाल कैसे हो इस बारे में सरकार जो है वो प्रयासरत है, कोशिशें जारी हैं। लेकिन स्थिति सामान्य तभी होगी जब हम सभी इस महामारी से उबरने में अपना सहयोग देंगे और निरंतर इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे। और सहयोग इस प्रकार देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है संगीता जी, सब जानते हैं लेकिन हम फिर बताएंगे, थोड़ा याद दिला दें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आप तब घर से बाहर निकलिए, बाहर निकलना ही पड़े तो मास्क ज़रूर लगाइए, है ना। और बाहर जब आप जाएं तो दूसरे व्यक्ति से एक हाथ भर की दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ आपको करना क्या है, समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें, या फिर जो सैनिटाइज़र होते हैं उनसे आप अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। जी, और देखिए अभी जो समय आ रहा है, यानी कि मार्च का महीना जो आ रहा है आकांक्षा, हमारी सखियां भी जानती हैं कि इस वक्त बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार ध्यान आकर्षित कर ज़रूर हम सभी का हो कि इस विषय पर कि जो कोरोना महामारी है, तो उससे हम हर समय हर वक्त सावधान रहें और सावधानियां बरतते रहें। राज्य सरकारों के भी देखिए कई बार निर्देश आते हैं और हमने भी इस तरह से देखा है कि अभिभावक जो हैं वो स्कूल और स्वयं बच्चों को भी कोरोना से विशेष सावधानी बरतने की जो सलाह देते हैं वो भी कई बार बहुत आवश्यक है और बार बार कहना भी बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क पर इस तरह का असर रहे कि हमें हमेशा सावधान रहना। ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि हम लोगों ने बातें की हैं कई बार कि लंबी अवधि तक स्कूलों को बंद रहने से बच्चों में इस बीमारी के प्रति देखिए कहीं ना कहीं जागरूकता भी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल, बच्चे देख रहे हैं जी, अपने बड़ों को देख रहे हैं, साथ ही साथ वो ये समझ रहे हैं कि हमें घर में बैठना पड़ रहा है, हम बाहर पहले की तरह एकदम कहते हैं ना स्वच्छंद होके खेलने नहीं जा सकते, अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, वो अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं। तो उनके मानस पटल पर भी ये आ गया है कि हमें इस कोरोना महामारी से बचाव करना है, सावधानी बरतनी है। तो बच्चे कोरोना वायरस से बचे रहें, इसको लेकर सरकार ने भी कई एडवाइजरी जारी की हैं जहाँ-जहाँ स्कूल खुल रहे हैं। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो इस संक्रमण के प्रति सतर्क रहें। और ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि उन्हें सतर्क वो करते रहें समय समय पर, क्योंकि कोरोना बीमारी अभी तक गई नहीं है, हाँ कम ज़रूर हुई है। तो बच्चों से संबंधित भी कई मामले सामने आ चुके हैं
जहाँ बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो जब बच्चे स्कूल में होते हैं संगीता जी, तो जाने अनजाने हैं, छोटे हाँ, बच्चे हैं, कितना जी, ध्यान रखेंगे, तो कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ी कभी-कभी लापरवाही भी बरतते हैं। तो उन्हें ये बताना बेहद ज़रूरी है कि मास्क का उपयोग आप ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने साथियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, और हो सके तो बच्चों के बैग में हो सके नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है ये कि एक छोटी सैनिटाइज़र की बॉटल बच्चों के बैग में रखें, ताकि वो बच्चे समय-समय पर अपने हाथ उस सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते रहें। और इस बारे में माता-पिता बच्चों को समय-समय पर बताते रहें, ताकि उनके दिमाग में ये बात बैठी रहे। जी। और बच्चे जो हैं वो तो कई बार देखिए जो खाँसी है, ज़ुकाम है या बुखार है, ऐसे लक्षण भी उनके अंदर कई बार दिखाई देते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता, कई बार माँ-बाप भी ठीक से नहीं देख पाते कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। तो इसकी ज़रा-सा सावधानी बरतें, और किसी बच्चे खुद भी बहुत इस मामले में सावधान रहें। और बच्चों को, अभिभावकों को सूचित करना, कह सकते हैं कि टीचरों की भी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो लापरवाही इसमें बिल्कुल ना बरतें। कोई भी अगर तकलीफ़ किसी बच्चे को है, तो टीचर भी और बच्चे भी इस बात को ना छुपाएँ। टीचर हैं तो अभिभावकों से बताएँ ज़रूर, और बच्चे हैं तो अपनी टीचर से ज़रूर बताएँ। बिल्कुल। ख़ासकर ये भी देखा गया है आकांक्षा, कि पानी की बोतल जो होती है, यानी पानी की बॉटल, ये तुरंत-तुरंत बच्चे खोलते हैं। ये उनकी शैतानी होती है कि उन्हें प्यास लगी है या नहीं लगी है, लेकिन बार-बार पानी की बोतल खोलते हैं। ढक्कन की सफाई का बहुत ध्यान रखें। टीचर्स भी जो हैं वो भी इस बात का ध्यान दें कि बच्चे कम से कम ये तो करें कि जो अतिरिक्त सावधानियां हैं जी। वो ज़रूर बरतें, और मुंह को ढकें अच्छी तरह से, साफ-सफाई अपने अगल-बगल रखें। कई बार देखा जाता है कि बच्चे थोड़े-थोड़े समय में कुछ कागज़ है या कुछ ड्राइंग है, जी, उसे जी। फेंकते रहते हैं, या फिर पेंसिल है, जब उसको छीला तो छीलते भी रहते हैं। उसके उन जो वो रहते हैं, छिलके रहते हैं, वो डाल देते हैं। तो इस तरह से बच्चे भी थोड़ा सावधान रहें। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किस तरह से वो कर सकते हैं, ये भी टीचर्स भी बताएँ, अभिभावक भी बताएँ। और अगर उस समय अगर कोई बात ऐसी है कि मास्क उपलब्ध नहीं है, तो रुमाल तो सभी के पास रहता जी, है। कॉटन तो का रुमाल जी, बहुत बेहतर है। हाँ, रुमाल बेहतर है। तो इस तरह से वो अपने मुँह को ढकें, नाक को ढकें। बोलते समय कोशिश ये करें कि जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें, बच्चे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत, जब मास्क का इस्तेमाल नहीं करते थे तो बहुत ज़्यादा क्लास में शोर भी देखा गया है कई बार। तो इससे भी बच्चे थोड़े-से, लगता है कि हाँ, मास्क पहने हैं तो चलो ठीक है, थोड़ी-सी उसमें भी कुछ बदलाव ज़रूर है। जी। अब बच्चे हैं संगीता जी, तो थोड़ी बहुत मस्ती तो लाज़मी है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन सतर्कता भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और जो सफाई की बात हम कर रहे थे, हुँ, तो एक बेहतर चीज़ ये हो सकती है, जो पेरेंट्स हैं, हुँ, माता-पिता हैं, वो साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, वो इस बात का उन्हें ही इस बात का ध्यान रखना है कि क्यों ना हर 1 घंटे पर जैसे एक विषय हो गया, वो कहते हैं ना, हम एक पीरियड खत्म हो गया, तो बच्चों को याद दिलाएँ कि उन्हें जाकर अपने हाथ साफ करने हैं, और साबुन और पानी से हाथ धोना तो सबसे बेहतरीन तरीका है। तो ये एक छोटी-सी चीज़ की जा सकती है जब बच्चे स्कूल जाएँ, कि हर 1 घंटे पर या हर 2 घंटे पर बच्चे स्वयं जाकर अपने हाथ साबुन और पानी से धो लें। जी। और कोविड-19 तो देखिए नया वायरस है, और इससे संबंधित कई नई-नई जानकारियाँ भी सामने आती रहती हैं। तो क्योंकि ये वायरस मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, तो अभिभावक और बच्चे भी इस ओर ध्यान दें। जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा मात्रा में मैदे से बनी हुई चीज़ों से दूर भी रहें, और बच्चों को भी दूर रखें। और जी। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि एक स्वस्थ आदत डालें, हुँ, हुँ। पौष्टिक चीज़ स्वयं भी खाएँ, माता-पिता हुँ, स्वयं भी खाएँ, और अपने बच्चों को भी स्वस्थ खाने की आदत डालें, जिसमें उन्हें पोषण मिले, साथ ही साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। और जैसे साफ-सफाई की जो बात हो रही हुँ, थी, तो जब बच्चे स्कूल से लौटें घर पे, हुँ। तो माता हो चाहे पिता हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों के जो कपड़े हैं, वो निकाल के अलग धोने में जाने चाहिए। हुँ, साथ ही साथ अगर हो सके तो बच्चे गुनगुने पानी से स्नान करवाएँ उनको, और उनकी जो चीज़ें हैं, बैग हो गए, वाटर बॉटल हो गए, या जितनी किताबें या कंपास वगैरह हैं, अगर उन्हें सैनिटाइज़ करके रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। और
जी, और कुछ एक लक्षण भी बहुत अलग तरह के दिखते हैं आकांक्षा। जी। जैसे बुखार आता है या आँखों में कुछ आपको सूजन सी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, हुँ। होठ या जीभ में, हाथ में, पैर में लाल निशान अगर दिखते हैं तो ज़रूर ध्यान दें, और अगर सही समय पर इसका इलाज होगा तो ये बीमारी बिल्कुल भी फैलने नहीं पाएगी। बच्चे मोबाइल भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं आकांक्षा, तो आजकल। जी, जी, तो कोविड-19 के संबंध में नई जानकारियों से भी वो अवगत रह सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल तो रहता ही है, तो कुछ जानकारी उससे ज़रूर हासिल करें और समाचार भी देखने की कोशिश करें। जी। साथ ही ये भी देखें कि किस क्षेत्र में इस तरह से नियंत्रण है, क्या वजह रही कि इस क्षेत्र में नियंत्रण हो पाया और दूसरे क्षेत्र में नहीं हो पाया, तो इस बारे में भी ज़रा-सा देखें। अगर कोई अच्छी चीज़ आती है कि ये करने से कोविड-19 को किसी तरह से हम फैलने से बचा सकते हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम सतर्कता बरतें, साथ ही साथ बच्चों को भी सतर्क होना सिखाएँ। क्यों से कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो ये सतर्कता ही उन्हें बचाएगी। जी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो संगीता जी, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, जी। याद करिए, कई जगह से खबरें आ रही थी कि फला जगह जानवर या पशु पक्षी थोड़े जंगलों से निकल के कुछ बाहर आ गए हैं, या कहीं पे पहाड़ियाँ एकदम साफ दिखाई दे रही हैं, कहीं पे पता चल रहा है कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है हवा में जब हम सांस लेते हैं। तो
सोचिए हुँ, कि जब लॉकडाउन हुआ, जब सारी गतिविधियां रुकी हुई थी, बंद थी, जी, तो जो प्रकृति थी हुँ, वो अपने असली रूप में सामने आई। हुँ, हमें पता चला कि अ, जो अ, हम जो कहते हैं ना कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हुँ, वो कितना छाया हुआ था प्रकृति पे, जी, नहीं? जी, जबकि और जब हाँ, जी, जबकि प्रकृति के पास शब्द नहीं है, हाँ, लेकिन वो अपने इतने सुंदर रंगों के से जब सामने आती और है, जब तो उसे लगता है मौका खुश मिला, है। जब उसे मौका मिला तो हाँ, उसने अपने सभी रंग हमें दिखाए। जी, तो ये जो हम धीरे-धीरे उन्नति कर रहे हैं, हुँ, लेकिन ये कहीं न कहीं हम प्रकृति को थोड़ा करके नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। और आजकल जो एक विकट समस्या है हमारे सामने, वो है प्रदूषण की, हुँ, और उसमें भी प्लास्टिक का प्रदूषण। तो ये जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं ना, जो पहले छोटी रहती हैं, लेकिन धीरे ये जटिल होती जाती हैं और फिर विकराल रूप रूप ले लेती हैं, जिनसे बच पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो मानव हैं, हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। तो इन दुष्प्रभावों से तो हम भी बच नहीं सकते। हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएँगे, तो कहीं न कहीं हमें जी, खुद भी हमें भी नुकसान नुकसान होगा। पहुँचेगा। जी, हाँ, तो प्लास्टिक कह लीजिए या पॉलीथीन बैग्स कह लीजिए, हुँ, उसके जो दुष्परिणाम हैं, वो बेहद घातक हैं और हम ये सभी जानते भी हैं। प्लास्टिक का जो प्रदूषण है, उससे पूरा विश्व आज एक तरह से त्रस्त है। कहीं न कहीं पूरे विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है। जी, और बहुत सारे शोध भी ऐसे हैं, बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं आकांक्षा, जिन्हें हम पढ़ें तो पता चलता है कि प्लास्टिक के कण जो हैं, वो हमारे श्वसन क्रिया को बहुत प्रभावित करते हैं, यानी साँस लेने की जो जी। हमारी क्रिया है, उसे बहुत प्रभावित करते हैं और इसके कण आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कण या तो उत्सर्जित हो जाते हैं या फिर पेट या आंतों में ही फँसे रह जाते हैं। तो रक्त में स्वतंत्र रूप से ये बहते रहते हैं, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इससे शरीर के विभिन्न अंग और ऊतक, खास करके टिश्यूज़ जिन्हें कहते हैं, जी। तो वो आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि छोटी-छोटी सी जो तकलीफ़ें हैं, वो घर करने लगती हैं और कोशिकाएँ भी प्रभावित होती हैं। रक्त प्रवाह में बहुत बाधा आती है, भले ये हमें पता चले या नहीं, लेकिन इस तरह का असर ज़रूर होता है हमारे शरीर पर। जी, और भौतिक, जैविक, रासायनिक क्रियाओं से बने प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो खुली आँखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। कहीं न कहीं ये जाके आपका जो श्वसन हुँ, तंत्र है, हुँ, आपका जो पाचन तंत्र है, शारीरिक उसमें जाके बैठ जाते हैं ये सूक्ष्म कण, हुँ, और उसे जो हमारी जो शारीरिक गतिविधि है, उसको कहीं न कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन हो गए, खाद्य पैकेजिंग हो गई, ये प्लास्टिक से बनी जो सामग्रियाँ हैं, और बर्तन, हुँ। खासकर जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, या आजकल हम जी, कहते हैं किचन में देख लीजिए, हाँ, रसोई घर में देख लीजिए। वन टाइम यूज़ तो बर्तन जो होते हैं, जी, जैसे चम्मच हैं, हुँ, छोटी-छोटी प्लेटें हैं, इन सभी के ज़रिए प्लास्टिक बहुत माइन्यूटली, मतलब हुँ, एकदम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही सही, हमारे शरीर में पहुँचता है और नुकसान पहुँचाता है। प्लास्टिक के बने चाय के कप में अगर गर्म चाय डालें आप, ये हुँ, तो आँखों देखा एक प्रयोग है। जी, जी। तो वो कप अपना आकार बदल देता है। हुँ, तो और इसके जो उसका जो तनाव है, वो प्लास्टिक का जो वो छोटा-सा बारीक कण रहेगा ना, वो हाँ। चाय के माध्यम से कहीं न कहीं आपके शरीर में ज़रूर पहुँचेगा। और इस वजह से देखिए बहुत सारी बीमारियां भी होती है। डायरिया तो बिल्कुल ख़ास है जो अक्सर हो सकता है। और अगर पॉलीथीन की बात करें आकांक्षा, जी। तो पृथ्वी इतना इतना ज़्यादा हो गया है ये कि अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी के तल पर जमा है एक तरह से। हुँ। तो ये जो जल होते हैं, भूमिगत जल, उनको सोखने की क्षमता उन्हें भी रोकता है, यानी ख़त्म करता है, जिससे भूजल का स्तर जो है वो प्रभावित होता है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो समुद्र में कोई-कोई चीज़ें बाँध करके पॉलीथीन उसमें बहुत सारी सामग्री भी ऐसी होती है जो हुँ। बाँध कर प्रवाहित कर देते हैं और उनकी जो गाँठें होती हैं वो भी नहीं खुली होती हैं। तो हुँ। कई बार क्या होता है कि मछलियाँ हैं या कुछ भी उसमें जब वो एक तरह से सड़ता है कह सकते हैं, तो वो एक जो समुद्री जीव होते हैं उनके हुँ। लिए बड़ा हानिकारक भी होता है। नदियाँ हों, तालाब हों, इनके जो न और ये तो प्रभावित होती ही हैं,
ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उसमें खासकर देखा ये गया है कि पॉलीथीन से वो बिल्कुल भरा हुआ मिलता है। जैसे नालियाँ भी जाम हो जाती हैं और पॉलीथीन में भरे जब खाद्य पदार्थ लोग यूं ही डाल देते हैं तो जानवर जब भूखे रहते हैं तो उन्हें खा भी लेते हैं, पॉलीथीन समेत खा लेते हैं। हाँ। और फिर इस तरह से उनकी आंतों में बहुत नुकसान भी होता है जिसको हम बिल्कुल समझ नहीं सकते। तो गाँवों में भी इसी तरह का है कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन के कम इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ भी जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्लास्टिक को ठीक तरह से देखिए विघटित भी नहीं किया जा सकता, अगर इसको जलाया जाएगा तो इससे बड़ा ही जहरीला धुआं निकलता है जो हमारे सांस में सीधी तरह से घुलता है और नुकसान पहुँचाता है। और संगीता जी, इतना सब कुछ हम जानते हैं कि इसके इतने दुष्प्रभाव हैं, पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचता है, उसके बावजूद हम कहीं न कहीं सतर्कता में चूकते हैं, क्योंकि ये एक मानव प्रवृत्ति है कि हम चाहते हैं हम तभी कोई अच्छा काम करें जब हमें कोई पारितोषिक मिले, या हमारे काम की कोई तारीफ करे। तो ये जो सोच है इसे बदलने की ज़रूरत है। कुछ कर्तव्य ऐसे भी होते हैं जो पर्यावरण और पूरे समाज के हित के लिए होते हैं, तो ऐसे ही हम एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो क्यों ना हम ये प्रण लें कि प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कमतर करते जाएंगे और धीरे धीरे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे जूट हो गया या कॉटन के बैग्स हो गए, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने पर हम जोर देंगे ताकि प्लास्टिक को हम कम कर सकें। हाँ, और दुकानदार भी इस तरह से इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था आकांक्षा, पहले देखिए जब दूध लेने भी जाते थे तो छोटी सी दूध की बाल्टी होती थी, लेकिन आजकल वो पॉलीथीन में और इस तरह के स्टील का डब्बा होता था या कांच की बोतल होती थी जिसमें दूध मिलता था। जी, लेकिन आजकल तो बड़े खासकर महानगरों में ऐसा नहीं है, पॉलीथीन में भी दूध इस तरह से दिया जाता है। तो जो कागज़ होते थे और जो इस्तेमाल हुए अखबार भी होते थे, इनसे पैकेट्स बनाए जाते थे और फिर इन पैकेट में सामान भर कर दिया जाता था। तो कुछ तो दोनों ही तरफ से ये बात बड़ी सोचनीय है कि हम भी जब हम बाज़ार जाते हैं तो थैला, कपड़े का थैला या फिर कुछ इस तरह से लेकर जाएं, जिससे कि हमें पॉलीथीन की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी। और ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है प्रकृति के प्रति, अपने समाज के प्रति, क्योंकि प्रकृति को बचाना भी हमें ही है। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए इसका संवर्धन भी हमें ही करना है। जी। वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मछलियाँ
दोस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। क्या बात है संगीता जी, ये गाना जब हम सुन रहे थे तो सही में वादियों में खो से गए थे जी। सोचिए ठंड के मौसम में हाँ। अगर पहाड़ों पर बिताना हो, जो कि हम निचले प्रदेश में रहते हैं, यहाँ इतनी ठंड नहीं है। जी। मुंबई की अगर बात करें खासकर, तो थोड़ी बहुत भी ठंडक बढ़ जाती है तो यहाँ हाँ जो मुंबई कर हैं उन्हें उतनी ही ठंड काफ़ी होती है। तो जो पहाड़ों की तरफ रहते हैं लोग, जब वहाँ बर्फबारी होती है तो उनकी क्या हालत होती होगी। और ऐसे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं जहाँ माइनस में पारा चढ़ता है और वहाँ जाके किसी को कुछ दिन बिताने हो जी, वहाँ की वादियाँ बुलाएं तो क्या हो। बिल्कुल। तो जिन सफल महिला की हम आज चर्चा करने वाले हैं, उन्होंने ऐसी जगह पर कुछ दिन बिताए हैं और कहे तो हमारे देश में लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं ने सफलता हासिल की है। ऐसी ही कुछ सफल महिलाओं में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की महिला वैज्ञानिक मंगला मणि का नाम आता है, जो इसरो द्वारा कुल 23 सदस्यों की टीम के साथ अंटार्कटिका के मिशन पर कुछ वर्ष पहले गई थी। इस टीम में बता देना चाहेंगे कि इस टीम में ये अकेली महिला थी और इन सभी को अंटार्कटिका में स्थित भारत के रिसर्च स्टेशन भारती में पहुंचकर उस क्षेत्र का अध्ययन करना था। जी, और मंगला मणि भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने अंटार्कटिका में लगभग 403 दिन बिताए और 2016 में वो वहाँ गई थीं और ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। 2016-17 का ये मिशन था आकांक्षा, और इस मिशन की यादें ताज़ा करते हुए मंगला मणि ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस मिशन के लिए खास तैयारियां उनसे करवाई गई, उनकी टीम के सदस्यों से करवाई गई और इस तरह से उन्हें मिशन में जाने के लिए तैयार किया गया। तो इसके लिए प्री मेडिकल टेस्ट जो एम्स में किया गया, वो सभी जो गए वहाँ उन्हें उससे गुजरना पड़ा और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उन्हें चेक किया गया सारे लोगों को। इसके पश्चात ट्रेनिंग में टीम स्पिरिट कैसी है प्रत्येक व्यक्ति की, ये भी देखा गया। बिल्कुल। और इसके बाद उत्तराखंड के चमोली जिले और औली क्षेत्र और बद्रीनाथ भी उन्हें भेजा गया। इन सभी ट्रैकिंग और टेस्ट में सफल होने के बाद मंगला मणि को अंटार्कटिका के मिशन पर भेजा गया। उनका कहना है कि महिलाएं भावनात्मक तौर पे मजबूत होती हैं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता से कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जो मंगला मणि और भारत की कई और महिलाओं के अभूतपूर्व प्रयासों से भी जाहिर होता है। एक इंटरव्यू के दौरान मंगला जी ने बताया कि जो अंटार्कटिका का मिशन था वो काफ़ी कठिन था। उनका कहना था कि वहाँ का मौसम बहुत सर्द और कठोर होता है। इस कारण वो और उनकी टीम के जो सदस्य थे रिसर्च स्टेशन से बाहर निकलते समय काफ़ी सतर्क रहते थे। वहाँ हालात इतने जटिल होते थे कि वे लोग 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते थे। इतनी देर बाहर रहने के बाद उन सभी को
गर्मी लेने के लिए वापस बेस स्टेशन में लौटना ही पड़ता था। जबकि वो खास तरह का एक सूट होता है जो पहना जाता है, उसके बाद भी उसके इतनी ठंड, बावजूद जी, उसके बावजूद भी इतनी ठंड होती थी कि उन्हें रिसर्च स्टेशन में लौटना ही पड़ता था गर्माहट के लिए। और भारतीय रिसर्च स्टेशन भारती में जो कार्य इस टीम के सुपुर्द किया गया था आकांक्षा, वो ये था कि रिसर्च स्टेशन भारती को मेंटेन करना था, वहाँ पर जो भी उपकरण होंगे तो उन्हें मेंटेन करना था और उनकी क्रियाशीलता किस तरह की है उसका भी अध्ययन करना था, वो सुचारू रूप से किस तरह से काम करे ये भी देखना था। अंटार्कटिका की ठंड के बारे में भी, जहाँ वो कहती हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा कम था, यानी मिशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। -90 यानी 90 के भी नीचे तापमान जाने की वजह से खास कपड़े, जैसा कि हमने अभी कहा, तो इससे शरीर को ढकना होता था। अपनी सेहत का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता था और साथ ही वहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता था कि किस तरह का पर्यावरण है और किस तरह से सावधानियां बरतनी हैं। और बिना इस्तेमाल की जो चीज़ें होती थीं, यानी खाने के बाद जो पैकेट्स होते थे या जो भी, तो उनके जो वेस्ट होते थे, जो बेकार चीज़ें थी, उन्हें यूं ही नहीं फेंक देना होता है। यानी कि जहाँ भी ये लोग गए उस जगह पे जो ठंडी वादियाँ हैं, वहाँ बर्फीली वादियाँ हैं, वहाँ भी इस बात की सतर्कता बहुत बरती गई। और जो जहाज जाते थे आकांक्षा सामग्री लेकर के, क्योंकि काफी दिन इन्होंने बिताए थे, 403 दिन, तो ये जहाज जब वापस आते थे तो खाद्य सामग्री देकर जब ये लौटते थे तो इस तरह के जो बेकार पैकेट्स वगैरह होते थे या वेस्ट होता था उन्हें लेकर वापस लौट जाते थे। तो पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखते हुए ये अपना कार्य, ये जो पूरी टीम थी अपना कार्य कर रही थी। तो आगे आने वाली ऐसी और चुनौतियों में ये सफल हो मंगला जी, हम इसकी कामना करते हैं। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। जी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक हों या कोई भी हों जो देश के लिए रहते हैं, कार्यरत रहते हैं किसी भी स्तर पर, तो वो ये भी सोचते हैं कि आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ तो सीखें। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना।
में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। संगीता जी, ये जो बच्चे हैं वो आने वाले हमारे देश की, हमारे समाज की आने वाली भावी पीढ़ी है। इन्हें हमारी जो लुप्त होती कला है ना, इनसे इस नई पीढ़ी को अवगत कराना बेहद जरूरी है। जरा याद करिए कि तब में और अब में कितना फर्क है। जब हम बच्चे थे तो हम दौड़ते भागते खेलते कूदते रहते थे। माता पिता परेशान होते थे कि इन्हें खींच कर किस तरह घर में लाया जाए। और इन दिनों कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो यूं ही माता पिता परेशान रहते हैं कि बच्चों को किस तरह बाहर भेजा जाए कि भैया एक आध घंटा जाओ, औरों के साथ खेल कर आओ, थोड़ा दौड़ लगा लो, थोड़ा मैदानी खेल खेल लो जी, और कुछ सीखो भी। हाँ, और कुछ सीखो भी। तो बचपन की बात जब चली है तो याद करिए, कठपुतली वाले आते थे, कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था। हालांकि आजकल वो बहुत कम हो गए हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्र को छोड़कर ये एक विलुप्त सी होती कला है। और संगीता जी, जो रंगमंच होता है ना, रंगमंच से किसी भी कला और कलाकार को पहचान मिलती है जो आज भी प्रासंगिक है। तरह तरह से नाटकों के रूप में रंगमंचों पर मनोरंजक कार्यक्रम प्राचीन काल से ही दिखाए जाते रहे हैं, जो जन जागरण में एक नई विषय वस्तु या कथा वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। सजीव प्रस्तुति होती है वो जहाँ रंगमंच पर उसको पहचान मिलती है, वहीं जो कठपुतलियों के द्वारा प्रस्तुत नाटक और लोक नृत्य जो होते हैं और जो गीत होते हैं, उसका भी समाज पर गहरा प्रभाव रहा है। और कुछ एक कठपुतलियां और रंगमंच पर दिए गए उनके नाम तो इतने चर्चित हुए हैं कि उस राज्य की पहचान ही बन गए हैं। जी, कठपुतली का वैसा इतिहास ही है जो बहुत पुराना है जी। इसका नाम कठपुतली इस तरह से पड़ा आकांक्षा कि सभी जानते होंगे कि काष्ठ से बनी होती हैं ज्यादातर। ये तो काष्ठ यानी लकड़ी से बनाया जाता था। इन्हें गुड्डे गुड़ियों से लेकर रंगमंच के अन्य पात्र भी इससे बनाए जाते थे। जो खासकर चेहरा होता था वो काष्ठ से कई जगह पे बनाया जाता है। मुंह बहुत बड़ा सा होता है, तो इस तरह से आकर्षक तरीके से उन्हें बनाया जाता है। कुछ चेहरे की भाव भंगिमा और किरदार में इनको डाला जाता है। खासकर कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर किसी खास नाटक को दिखाना है या किसी खास किरदार को दिखाना है तो उस तरह से उन्हें ढाल दिया जाता था। चेहरे को अगर छोड़कर देखें तो सभी हिस्से कपड़ों से बनाए जाते थे, चेहरे को छोड़कर। रंगमंच पर खेले जाने वाले इस प्राचीनतम मनोरंजक कार्यक्रम का इतिहास, जैसा कि हमने बताया, कि काफी पुराना है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महाकवि पाणिनि के अष्टध्यायी ग्रंथ में हमें पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। उज्जैन की नगरी के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जड़ित 32 पुतलियों का उल्लेख सिंहासन बत्तीसी नामक कथा में भी मिलता है। और इसके अलावा सतवर्धन काल में इस कला का भारत से लेकर पूर्वी एशिया के देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी इसका विस्तार हुआ इस कला का। तो भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथावस्तु में पौराणिक साहित्य, लोक कथाएं और किंवदंतियों पर आधारित और अन्य और नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक कुरीतियों कई विषय हो जाते हैं, जैसे स्वच्छता है, शादी ब्याह है, दहेज प्रथा, संयुक्त परिवार की अच्छाइयाँ, शिक्षा, प्रकृति आदि से जुड़ी बातों को भी कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जी, और इसमें पुतले जो होते हैं या पुतलिकाएं जो होती हैं, उन्हें लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कागज की लुगदी से तैयार किया जाता है। उनके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बंधी जो डोर होती है, यानी काफी सारी डोर देखी जा सकती है कठपुतली में। तो ये जो डोर होती है, जब इन्हें खींचा जाता है तो वो अलग अलग उनके जो हाथ पैर हैं उसमें वो हिल सके और
जैसा वो चाहते हैं कठपुतली नचाने वाले, तो उस तरह से वो पेश किए जा सके। ये भी जाता है कि कठपुतलियों के खेल को मध्य युग में भाट समुदाय से ज़्यादा पहचान मिली। गांव-गांव जाकर ये लोग कठपुतलियों का खेल दिखाते थे और पहले जो ये खेल दिखाए जाते थे उनमें ज़्यादातर राजाओं की वीरता और पराक्रम की कहानियाँ होती थीं। लोग खेल देखते थे, अपने-अपने घरों से अनाज या कुछ धन बदले में लाकर देते थे और इस तरह से जो कठपुतली वाले होते थे या जो ये परिवार होता था उनकी जीविका चलती थी। धीरे-धीरे कठपुतलियाँ शाही घरानों तक भी पहुंची। मध्यकालीन राजस्थान में दरबार में कठपुतली कलाकार राजाओं की बहादुरी के किस्से दिखाया करते। इनमें सबसे प्रसिद्ध थी नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ की कहानी। इसी में अनारकली नाम की कठपुतली भी थी जिसका नृत्य प्रसिद्ध हुआ। इन कठपुतलियों को आज के दौर में परंपरागत तरीके से बनाया तो जाता है, लेकिन इनका संवर्धन बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये अपने कथावस्तु और प्रदर्शन से, अपनी सुंदरता से आसानी से जनमानस तक पहुंचती हैं और जो संदेश देना चाहते हैं वो जनमानस तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कठपुतलियों के खेल में बड़ी दक्षता चाहिए, इसीलिए ये कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जानी बेहद ज़रूरी है। जी, और कई बार मेले लगते हैं, कई बार इस तरह के जो सामाजिक मेलजोल होता है, तो राजस्थान में खासकर अगर देखा जाए तो कई हिस्सों में सामाजिक मेलजोल कठपुतली खेल के बिना तो बिल्कुल अधूरा सा ही लगता है। तो मेला हो या धार्मिक त्योहार हो, खास उत्सव में भी इनको देखा जा सकता है, यानी कठपुतलियों का जो कार्यक्रम होता है, जो नाटक होते हैं, विशेष रूप से दिखाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इनके जो चेहरे होते हैं उनकी भाव भंगिमाएं बहुत अलग तरीके से बनाई जाती हैं और उन्हें उसी तरह से दर्शाया जाता है। फिर आंखें भी वैसे ही बनाई जाती हैं। बड़ा सा लहंगा होता है, रंगीन धागों के सूती और रेशमी वस्त्र, टोपी, मुकुट, पगड़ी सभी कुछ बनाए जाते हैं। धागा कठपुतली शैली सबसे पुरानी है जिसमें कठपुतली को अनेक जोड़ युक्त अंग या धागों से चलाया जाता है। और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में, उड़ीसा, तमिलनाडु में भी ये बहुत लोकप्रिय है और इसमें दस्ताना शैली भी आती है। इनके सर कपड़े या लुगदी के बने होते हैं और गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर होते हैं ताकि इन्हें अच्छी तरह से दिखाया जा सके। और बाकी शरीर में घाघरा लहराता है। इस शैली में, जो दस्ताना शैली की आप बात कर रही थी, इस शैली में अंगूठे और 2 उंगलियों की मदद से कठपुतलियां चलती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में काफ़ी लोकप्रिय हैं।
देखिए, इस सुंदर प्राचीन कला का संवर्धन बहुत ज़रूरी है आकांक्षा, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। एक-एक बार देखना तो ये चाहिए कि देखें हम भी कुछ गुड़िया वगैरह बना सकते हैं कि नहीं। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब छोटे थे, तो उस वक़्त भी आपको याद होगा कि कपड़ों से सिलकर हम लोग गुड़िया बनाया करते थे। कोई-कोई गुड़िया तो आती थी जो बाज़ार से सीधे खरीद ली जाती थी, और कुछ-कुछ जो है हम लोग कपड़ों से सिलकर भी बनाया करते थे। बिल्कुल हाँ, बनाया उस तरह करते से थे। नचा तो नहीं पाते थे, लेकिन हाँ जी। लेकिन संगीता जी, जब हम छोटे थे तब हम करते थे, हम अब भी कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है। कुछ नया सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कठपुतली की, उस कला की। जी, तो पश्चिम बंगाल में और इसके सीमावर्ती क्षेत्र में इसे पुतुल नाच कहते हैं। पुतुल यानी गुड़िया। पुतुल नाच में डंडे की मदद से कठपुतलियाँ नचाई जाती हैं। एक बड़ी सी कठपुतली बनाते हैं, फिर नचाने वाले की कमर से बंधे खंबे से ये बांधी जाती है, और कलाकार उसे पर्दे के पीछे रहकर डंडे की सहायता से नचाते हैं। तो उड़ीसा का साखी कुंदेई, आसाम का पुतला नाच, महाराष्ट्र का माला सूत्री, बहुली और कर्नाटक की गौम्बेटा, ये सभी धागे से नचाई जाने वाली कठपुतलियों का रूप है। कठपुतलियों में जो आवाज़ होती है वो भी बड़े ख़ास प्रकार से निकाली जाती है। यानी बाँस की मदद से, जो बाँस होते हैं उससे ये आवाज़ें दी जाती हैं। कठपुतली नाच की रंगमंच पर अगर देखा जाए तो शुरुआत जब होती है तो ख़ासकर लोक धुन से शुरुआत होती है। जो भी वाद्य होते हैं जी। वो लोक धुन के होते हैं, और गीत भी कुछ इसी तरह के गाए जाते हैं, पारंपरिक होते हैं, और वाद्य भी पारंपरिक होते हैं जिन्हें बजाया जाता है, और फिर इसकी कथा वस्तु को कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। अलग-अलग प्रदेशों में कई कठपुतलियाँ प्रसिद्ध रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कठपुतलियों में गुलाबो सिताबो जो हाँ, किरदार हैं कठपुतलियों के, वो ख़ास हैं, जो 2 अलग-अलग किरदारों पर केंद्रित हैं। और इन दोनों कठपुतलियों के नाम तो लोग जानते ही होंगे। बता दें कि इस नाम पर एक फ़िल्म भी बनी थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना थे। और कठपुतली भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक कला है संगीता जी। इसका संवर्धन हम कई बार कह चुके हैं कि आवश्यक है। आज बहुत सारे प्रदेश के कलाकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस कला और इस व्यवसाय में हैं, जिन्होंने न जाने कितनी बार इस कला से समाज का ज्ञानवर्धन किया है, मनोरंजन किया है, वो इसी प्रकार इस कला को आगे बढ़ाएं और सभी को इसका सहज लाभ मिले। इसके लिए हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वही पहचान है, जो बहुरंगी है। हमारी संस्कृति चूँकि बहुरंगी है, इसमें कई कलाएं इसमें समाहित हैं। इनको बचाना, इनका संवर्धन करना, अगली पीढ़ी तक इनको पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जो कठपुतली कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई सम्मान भी दिए जाते हैं, और ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कठपुतली कला है वो बची रहे, समय के साथ-साथ ये विलुप्त ना हो जाए। एक चीज़ और है आकांक्षा, वो ये कि जब कोई कला आगे बढ़ती है तो उसके साथ सिर्फ वो कला ही नहीं होती, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे जो वाद्य बजाते हैं वो भी रहते हैं, जो गाना गाते हैं वो भी रहते हैं, साथ ही साथ जो लोग कठपुतलियाँ बनाते हैं वो ख़ास तौर से इसमें दक्ष होते हैं। रंग जो होता है बड़ा ही चटक इस्तेमाल किया जाता है। तो चटक रंग जहाँ मतलब बनते हैं, कहते हैं कि राजस्थान वगैरह में बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल होता है। और जो कपड़ा सिला जाता है कठपुतलियों का, उसके लिए ख़ास तरह का गोटा भी आता है। तो आपने देखा होगा कि जब अलग-अलग कलाकार होते हैं तो अलग-अलग तरह के उनके कपड़े भी होते हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह से दर्शाना होता है। जैसा आपने राजस्थान में बताया कि अमर सिंह राठौड़ की जो कहानी है, तो उनकी पगड़ी हो गई या उनकी जो दास-दासियाँ हो गई, तो इस तरह से बहुत सारे लोग उनसे जुड़े रहते हैं, इस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। तो एक कला अगर आगे बढ़ती है तो अपने साथ कई लोगों को लेकर आगे बढ़ती है। तो इसका ज़रूर हमें ख्याल करना चाहिए कि जो ये खूबसूरत कला है हमारे भारत की, एक तरह से संस्कृति है, और बची रहे। जी, वो बिल्कुल बची रहे। इसका समय-समय पर ज़रूर हमें इस बारे में सोचना चाहिए, संवर्धन भी होना चाहिए। जी।
मिस्री की मीठी डली सी, हाय राम, मिस्री की मीठी डली सी। तेरा गुड्डा है ऐसा, गुड्डा है, गुड्डा है ऐसा, कैसा है जैसा बबूल। बोल दे मेरी गुड्डी तुझे, गुड्डा कबूल, गुड्डा कबूल। दुल्हन को देखो, ना लाज है ना डर। दुल्हन को देखो, ना लाज है ना डर। ये भी है शादी की कोई उम्र, ये भी है शादी की कोई उम्र। होती बाबुल के अंगना, बाबुल के अंगना छू जाती जाती सकून। बोल रे मेरे गुड्डे तुझे, गुड्डी कबूल, गुड्डी कबूल। कठपुतली वाले चल खींच ले डोरी, कठपुतली वाले चल खींच ले डोरी। प्रीतम के धारे जाती है गोरी, प्रीतम के धारे जाती है। सखी बचपन की सखियां, बचपन की सखियां, सखियां तू जइयो ना भूल। बोल दे मेरी गुड्डी तुझे, गुड्डा कबूल, गुड्डा कबूल। हाथों में मेहंदी, हाथों में मेहंदी, बालों में फूल। बोल रे मेरे गुड्डे तुझे, गुड्डी कबूल, गुड्डी कबूल। बोल रे मेरी गुड्डी तुझे, गुड्डा कबूल, गुड्डा कबूल। तो संगीता जी, कार्यक्रम का समय तो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और आज हमने सखियों से काफ़ी बातें की, उन्हें काफ़ी जानकारी दी। महिला वैज्ञानिक महिला मंगला मणि जी के बारे में बताया, जिन्होंने भी अंटार्कटिका जैसे भीषण वातावरण में लगभग 403 दिन बिताए। हाँ। साथ ही ये कोरोना काल के दौरान ही जो स्कूल खुल रहे हैं अब धीरे धीरे, तो क्या सावधानी बरतनी है उस विषय में हमने थोड़ी सी जानकारी अपने सखियों को दी। प्लास्टिक और पर्यावरण के विषय में हमने बात की। साथ ही साथ विलुप्त होती कला जो है कठपुतली, पूरी तरह से विलुप्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलन में कम होती जा रही है, उस बारे में हमने अपनी सखियों से थोड़ी बात की। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, ऐसी विलुप्त होती कलाओं की बात करते हैं ना, तो मन में कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों ये विलुप्त हो रही है, या क्यों पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। जी बिल्कुल, सवाल तो होता है। हाँ, तो एक सामाजिक और एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए इन्हें बचाना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो कल को ये ना कहे कि हमारे जो पुरखे थे या हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गई। जी नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
पे बिखरे दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला, ला 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 ला। इस गीत के साथ ही आज कार्यक्रम से हम दोनों विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।